हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। हम लोग एपिसोड नंबर 7 लेके आ गए ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग LCR सर्किट पढ़ने वाले हैं और इसका फेज़र डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इससे पहले C सर्किट, L सर्किट और R सर्किट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में LCR सर्किट का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है और जो भी थ्योरी है इससे रिलेटेड, और एक दो सवाल इसके ऊपर भी हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रेजोनेंस, जो कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो भी आपको देखना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको रेजोनेंस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इससे क्वेश्चन 100% आता है, चाहे हम जेई का बात ले ले, नीट का ले ले या बोर्ड एग्जाम का ले ले, 100% LCR सर्किट से एक क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं LCR सर्किट, और फेजर डायग्राम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि इसी फेजर डायग्राम के ही हेल्प से सारा डिस्कशन इसमें होगा। तो आपको C सर्किट, L सर्किट और R सर्किट अगर आपको देखा हुआ है तो आपको बहुत मजा आएगा इसको समझने में। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारा कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे LCR का। देखो, ये LCR सर्किट के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या हो रहा है बता रहे हैं हम, कि जैसे तुम अभी सेपरेटली पढ़ी थी कि एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, फिर एक क्या चीज़ था, इंडक्टर। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और जो एक और मेरे पास था यानी कि लास्ट में जो हम लोग पढ़े, कैपेसिटर। तुम देख रही हो कि ये 3 अलग अलग चैप्टर का है। ये चैप्टर नंबर तुम पढ़ी थी 3 में, ये 2 में पढ़ी थी, 2 में नहीं, ये वाला 2 में पढ़ी थी, और ये तुम्हारा इंडक्टर के बारे EMI में पढ़ी थी, EMI, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तीनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन हो गया, मिल गया फिजिक्स, ठीक है। और तीनों को मिला के हम किससे कनेक्ट करेंगे, AC सोर्स। कभी भी ऐसा हम लोग DC के साथ नहीं कर रहे हैं, AC के साथ ऐसा कर रहे हैं, मतलब तीनों को मिला दे रहे हैं। अब तीनों को जब मिला देंगे तो तीनों तो अलग अलग काम करता है, इसका कुछ अलग काम है, इसका अलग काम है, इसका अलग काम है। अच्छा, तीनों को हम लोग किस में जोड़े हैं, सीरीज़ में इसलिए। अच्छा, यहाँ पर करंट तो हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि तुमको हम बताए हैं कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसलिए हम ऐसे नहीं दिखा सकते कि करंट ऐसे गया और ऐसे पास किया, क्योंकि तुमको पता है कि करंट ऐसे भी फ्लो करेगा, दोनों साइड फ्लो करेगा। इसलिए हम ये नहीं दिखा सकते हैं कि यहाँ करंट ऐसे जाए, वो सब नहीं कर सकते। ये कौन सा हुआ इंस्ट्रूमेंट, रजिस्टर, और ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, इंडक्टर, और ये हो गया कैपेसिटर। तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज LCR सर्किट। एक्चुअली में इसको LCR सर्किट नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज LCR सर्किट। तो हम लोग का वही हेडिंग रहेगा, और इससे रिलेटेड फेजर डायग्राम। तो ये टॉपिक आज हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। तो अभी तुमको हेडिंग लिखना है सीरीज LCR सर्किट। और सबसे खास बात ये है यार, मतलब तीनों का अलग अलग आ रहा था। तुम याद करो कि रजिस्टर प्योरली रजिस्टिव जो था उसमें करंट और ये EMF ऐसे साथ में था। फिर जब आई तुम प्योरली इंडक्टिव में तो क्या हो गया था, कौन पीछे लैग कौन कर गया था, लैग कौन किया था, करंट लैग किया था। तो करंट को लैग करवाना है तो वोल्टेज को क्या करवा देंगे, लीड। देखो, ये वोल्टेज ऊपर चल गया और करंट इस तरफ हो गया, तो वोल्टेज लीड कर गया, करंट लैग कर गया। देखो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस दिख रहा है। उसके बाद फिर उसके आगे हम लोग जब पढ़े तो उसमें क्या देख रहे थे हम लोग, कि करंट लीड कर गया और वोल्टेज लैग कर गया। मतलब कुछ ऐसा तुम्हारा ये वोल्टेज ये लैग कर गया और करंट लीड कर गया। या तुम ऐसे भी समझ सकती हो, देखो ऐसे ये हुआ, ठीक है। तुम दोनों को भी यहाँ मान लो, ये दोनों वोल्टेज और करंट को यहाँ मान लो। करंट को क्या करवाना है, लीड, तो तुम करंट को यही रहने दो और वोल्टेज को नीचे ले जाओ। तो ये भी तो ठीक है यार, समझी। अभी भी तो 90 डिग्री बन रहा है, ये नीचे और ये इधर। तो तुम कैसे भी समझ सकती हो उसको, क्योंकि तुमको हम बताएं कि देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। तुम ये समझो कि करंट लैग कर गया, मतलब कि तुम अपने हिसाब से देख सकती हो दोनों तरफ से। चाहे तुम ये समझ लो कि उसको करंट को नीचे कर दो, वोल्टेज को आगे कर दो, तो तुम दोनों नज़रिए से देख सकती हो, तो तुमको समझ में आएगा। वो फेज़र में हम तुमको समझाए थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, हैं। यहाँ तो तीनों आ रहा है एक साथ, बताओ, यहाँ तो तीनों एक साथ आ जा रहा है, तो कौन लीड कौन लैग क्या करें। मतलब देखो, यहाँ पर हम लोग लीड लैग का बात तो करेंगे ही नहीं, लीड लैग का बात नहीं करेंगे, लेकिन एक लड़ाई हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज को लेकर के। वोल्टेज को तुमको देखो पहले वो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसमें वोल्टेज लीड करता है, किसमें करंट लैग करता है, क्या वो सब बात क्लियर होना चाहिए। LCR जो तीनों पढ़ाया गया उसका वो तो क्लियर है, याद है तुमको, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि करंट का इक्वेशन नहीं होता है। करंट जैसे इक्वेशन याद करो ना, C के लिए अलग से लिख रहे थे, R के लिए अलग से लिख रहे थे, और L के लिए अलग से लिख रहे थे। तो इक्वेशंस इसमें भी होता है, LCR सर्किट में भी, लेकिन वो इक्वेशन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम इक्वेशन लिखेंगे करंट का, हाँ वो पढ़ना ही नहीं है वो इक्वेशंस, मतलब उस इक्वेशन से सवाल नहीं बनाना है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अच्छा, पैरेलल LCR भी होता है, पैरेलल LCR तो वो लेकिन सिलेबस में नहीं है। पैरेलल LCR मतलब सिलेबस में है ही नहीं, मतलब कभी नहीं था वो सिलेबस में, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता उससे कभी भी, है ना। तो हम लोग को सिर्फ कौन सा पढ़ना है, सीरीज़ वाला। तो अभी हेडिंग लिखना है सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट, और इसमें हम नाम लिए थे अभी रेजोनेंस का।
रेजोनेंस क्या है भाई? तो इसमें ना देखो, इसमें कुछ मारपीट है। नहीं, केमिस्ट्री वाला रेजोनेंस तो बिल्कुल नहीं है, इसमें कुछ मारपीट है। केमिस्ट्री में रेजोनेंस जो होता है उसको रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? केमिस्ट्री वाला जो रेजोनेंस होता है उसको रेजोनेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें एक स्पेशल कंडीशन आता है जिसमें बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन अपना प्लेस से बार बार मूव करते रहता है, बार बार मूव करता है, बार बार डीलोकलाइज हो के मूव ही करते रहता है, कभी भी वो मूवमेंट नहीं रुकता है। तो हमको एक अलग सा ऐसा चीज़ ऑब्जर्व होता है। देखो हम लोग हमेशा पढ़ें कि कोई भी रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा या तो मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और रिएक्शन एक समय पे रुक जाएगा प्रोडक्ट बनने के बाद। लेकिन जब केमिस्ट्री में हम लोग बेंजीन रिंग के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम ही रहा है, कभी रुकता ही नहीं है, वो हमेशा अपना पोजीशन बदल रहा है, ऑर्थो और पैरा दोनों में घूम रहा है। मेटा में नहीं होता है ना, पता होगा ये सब, मेटा में भी जाता है लेकिन उसमें और कुछ कंडीशंस होता है। तो ऑर्थो और पैरा में वो ऑसिलेट करते रहता है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग उस कंडीशन को रेजोनेंस बोल देते हैं। तो रेजोनेंस का मतलब ये नहीं होता है यार कि जो बेंजीन रिंग में हो रहा है, रेजोनेंस का मतलब होता है कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन, कुछ अलग सा दिख गया। तो वैसे ही जब तुम ये LCR सर्किट पढ़ोगी तो तुमको कुछ एक अलग सा केस दिखेगा इसमें कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये तो बड़ा गजब चीज़ हो गया। तो वो गजब ऑब्जर्वेशन जो होगा उसको रेजोनेंस बोलते हैं, जो कि इसमें पढ़ना है। तो रेजोनेंस ऐसा नहीं कि खाली इसी में आ रहा है, रेजोनेंस तुम बहुत जगह फिजिक्स में सुनोगी, बहुत जगह। जैसे तुम 11th क्लास में तो पढ़ भी नहीं की कुछ हो, लेकिन अगर 11th क्लास में कुछ पढ़ लेती जीवन में तो उसमें भी कहीं कहीं पर रेजोनेंस वर्ड यूज़ होता है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है एक स्पेशल कंडीशन जिसमें हमको कुछ अलग सा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, ये मतलब होता है रेजोनेंस का। अब चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे फिजिक्स का हो, रेजोनेंस का मतलब समथिंग डिफरेंट विच वॉज नॉट थॉट, मतलब जो सोचे नहीं थे हम कि ऐसा हो भी सकता है। तो वैसे ही इसमें भी कुछ होगा। इसमें हम लोग 3 केसेस डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे वो भी बताएंगे। 3 केस डिस्कस करेंगे, और जो तीसरा वाला केस होगा उसमें कुछ अजीब सा ही ऑब्जर्व होगा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, और उसी केस को हम क्या नाम दे देंगे? रेजोनेंस, जो कि नेक्स्ट क्लास भी डिस्कस करना है, इसमें भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो तुम जब LCR पढ़ रही हो तो तुमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि रेजोनेंस समझ में आया कि नहीं आया। रेजोनेंस समझ में आ गया, फील हो गया, तो LCR समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसका पढ़ाने का मकसद ही यही है LCR, कि तुमको क्या समझ में आया रेजोनेंस। अब CBSE का जो सिलेबस है या फिर तुम देखोगी तो उसमें लिखा हुआ है ओनली फेजर, इसके बारे LCR के बारे, कि LCR पढ़िए और सिर्फ फेजर पढ़िए। मतलब कि इसमें जो भी तुम्हारा डेरिवेशन ये सब, वो सब का कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन होता भी नहीं है, डेरिवेशन ऐसे भी कभी नहीं करवाते थे, तो उसमें वैसे ही लिखा हो, तुम्हारा भी सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं LCR सर्किट, और इसमें पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं LCR सर्किट का, और वो तीनों चीज़ एक साथ दिखाते हैं। तीनों चीज़ एक साथ समझ रही हो ना? तो पहले ये रजिस्टर, फिर हम लोग क्या पढ़े थे? इंडक्टर पढ़े थे ना। उसके बाद क्या था? उसके बाद कैपेसिटर आया था। और ये तीनों को हम लोग किससे जोड़ देंगे? AC सोर्स। और यहाँ से AC सोर्स का जो EMF होगा वो क्या होगा बताओ? E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा t। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग EMF। अब ये जो रजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R लिख लेते हैं। अच्छा, ये बताओ यार कि सीरीज़ में जोड़ने से फ़ायदा क्या है? सीरीज़ में फ़ायदा एक ये हो रहा है, हाँ क्या बोल रही हो? करंट बटेगा कैसे सीरीज़ में? सीरीज़ में करंट सब में सेम जाएगा और वोल्टेज सब में अलग अलग जाएगा। मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, ये वाले के अक्रॉस, उसको VR लिख दें। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको क्या लिखोगी? VL, यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको बोलोगी VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तीनों में अलग अलग वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ अच्छा, इसका कैपेसिटेंस को क्या लिखोगी? सॉरी, इसका इंडक्टेंस को क्या लिखोगी? L का मतलब इंडक्टर नहीं है, L का मतलब इंडक्टेंस है, इसको इंडक्टर बोलना है। वैसे ही ये रजिस्टर है और उसका वो रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है और C उसका कैपेसिटेंस है। ये सब क्लियर है? ठीक। अब तुम देखो कि यहाँ पर अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो तुम देखना ध्यान से, फेजर, इसका फेजर छोटा छोटा हम लोग बनाएंगे, देखना यहाँ पर। ये करंट, ठीक है, करंट नहीं, इसको तुम ले लो वोल्टेज। वोल्टेज को किससे डिनोट करती हो? VR से, है ना। और ये तुम्हारा देखो करंट, ठीक है। ऐसा ही होता है ना, दोनों सेम फेज में होता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 डिग्री। अब तुम यहाँ देखो, इंडक्टर में क्या होता था? वोल्टेज लीड करता था और करंट लैग करता था, याद आ रहा है ना। तो यानी कि इसमें क्या दिखाएंगे हम कि वोल्टेज लीड कर गया, तो ये तुम्हारा, इसको थोड़ा हम लोग, चलो कैसे भी बना सकती हो तुम्हारे ऊपर है। देखो, हम यहाँ पर वोल्टेज को लीड करवा दिए और करंट को लैग करवा दिए, तो कितना एंगल पीछे गया है, कितना एंगल आगे गया है? वोल्टेज π/2, 90 डिग्री आगे गया है। 90 डिग्री आगे कैसे गया है? एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आगे गया और करंट लैग कर गया। और इसमें क्या होता था? कैपेसिटर में करंट यहीं रहेगा, मतलब लीड कर जाएगा, और वोल्टेज क्या कर जाएगा? लैग कर जाएगा। लेकिन एक छोटा सा चीज़ और बनाना है, इसको थोड़ा ऊपर बना दो। ऊपर क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होता है ना, इसका एम्पलीट्यूड छोटा होता है, याद है ना ये चीज़। तो इसका भी एम्पलीट्यूड थोड़ा हम लोग छोटा बनाएंगे। ये करंट का हुआ, और ये वोल्टेज नीचे चल गया। कितना नीचे चल गया? π/2। अच्छा, ये π/2 नीचे कैसा गया है? क्लॉकवाइज। देखो, ये क्लॉकवाइज पीछे जाना था ना, तो ये वोल्टेज किसका हुआ? कैपेसिटर का। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है
करंट लीड करता है। करंट कितना से लीड करता है? π/2। देखो π/2 आगे है और ये पीछे है π/2। ठीक है, ये सब क्लियर है। तो यहाँ पर ये सब में इसमें फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। इसमें भी फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। तो ये हम लोग पीछे रिकॉल कर चुके हैं, यहाँ इक्वेशन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तुमको सारा इक्वेशंस याद है पहले से ही। ठीक है, और ये दिमाग में तुम्हारे फिट होना चाहिए कि हाँ भैया इसमें सेम फेज में, इसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस इसमें, ठीक है, इसमें π/2 पीछे होता है। ठीक, ये EMF का हुआ। तो ये जो हम लिखे हैं EMF, ये किसी एक इंस्टेंट का है या फिर लंबे समय का EMF है? किसी एक इंस्टेंट का है, एट एनी इंस्टेंट। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि तीनों में करंट किया जाएगा I है ना, सेम करंट I फ्लोज। पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, वो कहानी अलग होता। पैरेलल का बात इसलिए हम नहीं कर रहे, पैरेलल है ही नहीं सिलेबस में, तो करंट अलग लग जाता, वोल्टेज सब में सेम होता, वो अलग चीज़ हो जाता। उसमें फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता, वो अलग चीज़ है। उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता, I कैप आयोटा आ जाता। ठीक है, I आ जाता उसमें, आयोटा, वो सब नहीं पढ़ना है तुम लोगों को। सेम करंट I फ्लोज इन ऑल थ्री। तीनों में करंट क्या जाएगा? सेम टू सेम, सब में I करंट जाएगा, इसमें भी I, इसमें भी I, इसमें भी I। ठीक है, अब तुम देखो यार कि हम लोग क्या करेंगे कि एक बार, अच्छा ये बताओ कि ये जो VL लिखे हैं हम, ये VL क्या चीज़ बताता है? वोल्टेज ऑफ इंडक्टर। लेकिन क्या ये इस एरो का लेंथ को बताता है? नहीं, ये चीज़ तुमको हम बताए हैं। एरो का लेंथ को हम लोग V0 से दिखाते हैं, एम्पलीट्यूड से। V0 याद आ रहा है? ठीक है, अच्छा लेकिन एक चीज़ देखो यार, इसका वोल्टेज भी V0, इसका वोल्टेज भी, यानी तुमको E0 पढ़ाए हैं ना हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका E0, इसका E0 और इसका भी E0, कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा? नहीं, एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड में कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना थोड़ा। सेम तो नहीं होगा, एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, तो वो तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसीलिए अब देखो कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले ना यार, हम देखना यहाँ पर एक चीज़ लिख रहे हैं, वोल्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, पहले देख लो, समझ लो पहले पूरा। वोल्टेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझना। हम पहले बात कर रहे हैं वोल्टेज ऑफ रजिस्टर का। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे तो V = क्या होता है? IR। अब बोलोगे वेक्टर कहाँ से लगा दिए? तुमको हम बताएं कि हमको फेजर डायग्राम बनाना है, तो फेजर डायग्राम बनाना है तो इनको वेक्टर अज्यूम करना पड़ेगा। अभी ये इसको बस हम इसलिए लिखें ताकि तुमको फेजर बनवा पाए। अभी ये फेजर के लिए बस लिखा गया है, इसका कोई इससे कुछ फिजिक्स समझ में नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे आएगा समझ में। इसको 1 मानते हैं, देखो समझना। अभी ये किसके बारे में हम बात किए हैं? सिर्फ रजिस्टर के बारे। अच्छा ठीक है, ये रजिस्टर का हुआ दूसरा। अब ये बताओ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? IXL। वेरी गुड, IXL। इसमें वेक्टर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। क्लियर है ये बात? अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या होगा? ये सब चीज़ को समझ में आ रहा है, मतलब क्लियर है। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखेंगे? I वेक्टर XC, ये इक्वेशन 3। ये हो गया। अब ये तो सिर्फ वोल्टेजेस हुआ, लेकिन हमको बात करना है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड समझती हो? एम्पलीट्यूड मतलब सबका, किसी का वोल्टेज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो एम्पलीट्यूड वाइज बात करना है। तो एम्पलीट्यूड वाइज जब बात करेंगे तो पहले जब हम लोग रजिस्टर का लिखेंगे तो उसको लिखेंगे V0R। देखो, वोल्टेज ऑफ रजिस्टर मतलब पीक वोल्टेज ऑफ रजिस्टर, V0R। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? I0R, पीक करंट इंटू रेजिस्टेंस, पीक करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब इसको पीक करंट, हाँ क्या बोल रही हो? हाँ, पीक करंट तीनों में सेम होगा, बताएंगे अभी हम। अच्छा, ये सेकंड इक्वेशन, पीक तो सब में, पीक वैल्यू तो सबका सेम होगा ना, पीक वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे V0L, तो इसको क्या लिखेंगे? I0XL। और तीसरा क्या लिखेंगे बताओ? V0C, इसको क्या लिखेंगे? I0XC। अब इसी इक्वेशंस को देखो हम और कैसे लिख रहे हैं, कंफ्यूजन ताकि तुम्हारा एकदम दूर रहे। ठीक है, इन्हीं तीनों इक्वेशंस को देखो और हम कैसे लिखते हैं, और कैसे लिख सकते हैं इन्हीं इक्वेशंस को। ये V0R को हम क्या लिख सकते हैं? E0R बराबर I0R। और ये वाले क्या लिख सकते हैं? E0L बराबर I0XL। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? E0C बराबर, सेम बात होगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है इसको लेकर के। तो हम लोग यहाँ पर ना E0 ही लेके काम करेंगे, V0 नहीं लेंगे, E0 लेके काम करेंगे। ठीक है, तुमको थोड़ा देर में बाद में समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। तो तुम एक काम करो, ये लिख लो, एम्पलीट्यूड हुआ। अब हम लोग और अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी ये पूरा बनाओ जल्दी से, फिर आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हाँ क्या हुआ नहीं हुआ भैया, तीनों को एक साथ जोड़ने से क्या हुआ, वो सब अभी हम नहीं समझाएं। अभी बस हम इक्वेशंस लिखे हैं जो हम यूज़ करेंगे। और ये तुमको क्लियर है कि नहीं बताओ? ये सब तो प्रीवियस ही डिस्कशन का है, जल्दी लिखो जल्दी से। अच्छा, ये सब तो ठीक है,
हम तुमसे एक छोटा सा चीज़ अगर पूछें कि जैसे ये ई नॉट आर है पीक वैल्यू ऑफ रजिस्टर, है ना, ये इंडक्टर का और ये कैपेसिटर का, अगर हम तुमसे पूछे कि ई नॉट क्या है तो क्या बताओगी? जैसे ये तो तुम्हारा हुआ रजिस्टर का, ये हुआ इंडक्टर के अक्रॉस, ये हुआ कैपेसिटर के अक्रॉस, लेकिन अगर तुमसे हम पूछे ई नॉट किसका वोल्टेज है तब क्या बोलोगी? ये जो ई नॉट है ये पूरे सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज है, क्योंकि यही ई नॉट जो है ये तीनों में बट रहा है। समझ में आया? अच्छा, ये ई नॉट क्लियर होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो जब इसमें लेकिन आर मेंशन करेंगे तो हम सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, एल मेंशन करेंगे तो इसका बात कर रहे हैं, और सी मेंशन करेंगे तो सिर्फ इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ना एक दिक्कत है, तीनों का अलग अलग वोल्टेज है, तो तीनों का वोल्टेज अलग अलग है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, इसके बारे हम सोचेंगे ही नहीं। बोलोगे इसके बारे काहे नहीं सोचेंगे, इसके बारे तो सोचना चाहिए। मेरा लड़ाई सिर्फ इन दोनों से, एल और सी से। इन दोनों के बारे क्यों बता रहे, देखो, क्योंकि ये रजिस्टर बोलेगा कि बिना मेरे तो सर्किट कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। देखो वायर, किसी भी सर्किट में वायर तो होता ही है ना, बिना वायर का तो कोई सर्किट होता नहीं है। तो वायर अगर है तो करंट का रास्ता में रुकावट तो होगा ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर से ही पैदा होता है। अच्छा, तुम ये तुमको बहुत पहले भी हम बताए थे कि जब हम लोग ऐसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पर ऐसे करके रेजिस्टेंस दिखाते हैं और बैटरी जोड़ते हैं, तो ये जो हम लोग बनाते हैं ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पर सिंबल बनाते हैं। ये बताए थे ना तुम लोग को, जब करंट चलता है तो पूरे वायर में उसको रेजिस्टेंस फील होता है, उसी रेजिस्टेंस को यहाँ पर बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हर सर्किट में होता है, किसी भी सर्किट में अगर वायर है तो रेजिस्टेंस होगा। जो तुमको हम पढ़ाए हैं प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, वो सब तो सिर्फ एक झूठ था, तुमको हम बताए थे, क्योंकि उसमें हम लोग एज्यूम किए थे कि रेजिस्टेंस है नहीं, नियरली जीरो है, बहुत छोटा है, इसलिए उसको इग्नोर किए थे। हालांकि ऐसा प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव जैसा कोई चीज़ होता नहीं है, प्योरली होता नहीं है, ये तुमको पहले बताया। हाँ, प्योरली रेजिस्टिव हो सकता है क्योंकि उसमें सिर्फ रेजिस्टेंस, लेकिन इंडक्टिव और कैपेसिटिव नहीं हो सकता है, ये तुमको बताए थे उस समय। तो ये रेजिस्टेंस के साथ कोई लड़ाई नहीं, ये तो बोलेगा हम तो ये तो सर्किट ही मेरा है, ये तो बोलेगा। लेकिन ये दोनों के साथ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ये बोलेगा कि मेरा वोल्टेज ज़्यादा है, ये बोलेगा नहीं नहीं मेरा, देखो क्योंकि तीनों में वोल्टेज अलग अलग है, तो तीनों का तुमको बता दिया, इसका तो मामला ही नहीं है। काहे मामला नहीं, क्योंकि ये तो बोलेगा भैया सर्किट है मेरा है, हम नहीं रहेंगे तो सर्किट को एग्जिस्ट कहाँ से करेगा, तो इसका तो टेंशन है ही नहीं। टेंशन ये दोनों का है। और तुमको पता है कि पैरेलल में वोल्टेज, सॉरी सीरीज में वोल्टेज अलग अलग जाता है, इसमें अलग वोल्टेज है, इसमें अलग वोल्टेज, इसमें VL है और इसमें क्या है VC। तो ये बोलेगा इंडक्टर कि मेरे अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है, मेरे अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं कि VL बड़ा है और VC क्या है, छोटा। फिर कैपेसिटर बोलेगा नहीं 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 नहीं, वोल्टेज तो मेरे अक्रॉस ज़्यादा है, तो VC बड़ा मान लेंगे और VL को क्या मान लेंगे, छोटा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि वोल्टेज बराबर हो जाता है। देखो यार, तुम लोग सवाल भी क्यों है ऐसा कि जैसे ये तो देखो ये पैरेलली अरेंज है, पैरेलल अरेंजमेंट है, सॉरी सीरीज अरेंजमेंट है। तो सीरीज अरेंजमेंट में भी कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज ड्रॉप जो है दो एलिमेंट के अक्रॉस बराबर हो जाए। क्या बोल रहे हैं हम, देखो जब करंट यहाँ से फ्लो करता है, हालांकि ये तो AC है, ऐसे करंट नहीं फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करेगा करंट, लेकिन जब करंट यहाँ से फ्लो करता है तो कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप होता है, कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप होता है। ये तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी हो, जैसे इसमें 10 वोल्ट ड्रॉप हुआ, इसमें 20 वोल्ट ड्रॉप हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसमें 4 वोल्ट हुआ तो इसमें 4 वोल्ट हुआ। वो क्या चीज़ पर डिपेंड करता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस पे, कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। समझ रही हो ना कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, होता है ना ये चीज़। ऐसा कब होता है, जब दोनों का रेजिस्टेंस बराबर हो, मतलब जितना रेजिस्टेंस इसका उतना ही रेजिस्टेंस इसका। तो तीसरा केस में क्या होगा ना कि दोनों का वोल्टेज को हम लोग बराबर लेंगे, क्योंकि बराबर भी तो हो सकता है कब, जब दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, XC XL बोलते हैं, और इसका रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, XC। तो ये तीसरा वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तीसरा केस को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। अब रेजोनेंस ये नहीं कि दोनों बराबर हो गया तो रेजोनेंस हो गया, नहीं, वो रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस इसीलिए इसको बोले क्योंकि हम सोचे थे भैया बराबर है होगा ना, कुछ बहुत बड़ा थोड़ी होगा, इसमें कुछ ऑब्जर्व हुआ। अच्छा, ये तुमको 3 पार्टीशन क्यों करना पड़ रहा है पता है ना, 3 अलग अलग कंडीशन क्यों लेना पड़ रहा है। 3 कंडीशन है बाबू इसके अंदर, 3 केस पढ़ना होता है LCR के अंदर, जो हम स्टार्टिंग में शुरुआत समय डिस्कस भी किए थे। क्यों करना पड़ता है वो आया तुमको समझ में, क्योंकि ये दोनों का मारपीट रहता है कि नहीं नहीं मेरा वोल्टेज ज़्यादा, बोलता नहीं नहीं मेरा ज़्यादा, तो बोलते हैं ठीक है भाई एक बार तुम बड़ा हो जाओ, इसको छोटा कर देते हैं, फिर अगले टर्न पे इसको छोटा कर देते हैं, उसको बड़ा, फिर एक बार दोनों को बराबर कर देते हैं। और ये बराबर करने से हम सोचते हैं कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन होगा भैया, कुछ फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ अलग ऑब्जर्वेशन दिख गया हमको, और उसी अलग ऑब्जर्वेशन को नाम दे दिए रेजोनेंस। ठीक है, तो तुमको अभी जो LCR जब तुम पढ़ रही हो तो 3 भाग में तुमको करना पड़ेगा, पहले इसको लेकर के, फिर इसको लेके, फिर इसको लेके, तो 3 केस बनेगा। तो हम लोग पहले किसके बारे में डिस्कस करेंगे, केस नंबर 1 के बारे। तो अभी लिखना है केस नंबर 1। क्या बोल रही हो,
VR का तुम देखो अपने आप डिस्कशन हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा उसका डिस्कशन, उसका टेंशन ही, उसका तो सर्किट ही बताए तो तुमको हम वो तो हर सर्किट में मौजूद होता है। इसका वोल्टेज के बारे में नहीं सोचना है हमको, हमको दिक्कत है इन दोनों से लेके, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमेशा सर्किट में नहीं रहता है, पहली बार है कि ये लोग साथ आया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, एक और भी टॉपिक था इसमें LC, जिसमें L और C दोनों साथ में रहता, लेकिन वो तुमको पढ़ना नहीं था, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे यार, और हम लोग बात करते हैं केस नंबर 1 का। एक केस लेंगे हम लोग, पूरा मिटा ही देते हैं, और इस केस में हम किसको बड़ा मानेंगे? हाँ, VL को बड़ा मानेंगे, छोटा किसको मानेंगे? VC को, और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसका ना फेजर भी बनाना पड़ेगा, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से ही सारा बात क्लियर होगा कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा, जो तुमको हम यहाँ पर इक्वेशन लिखाया था ना, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, वो इक्वेशन किसके लिए था? ये इक्वेशन के पूरे सर्किट के लिए है, E0 साइन ओमेगा टी। तो ये केस 1 अभी हम लोग ले रहे हैं। केस 1 में हम लोग क्या मान रहे हैं? केस 1 में हम लोग ये मान रहे हैं कि वोल्टेज ऑफ इंडक्टर बड़ा है और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर छोटा है, ठीक है, ये केस ले रहे हैं। तो अब इसको लेकर के यार फेजर बनाना पड़ेगा। देखो कैसे फेजर बनेगा, फेजर से ही सारा बात क्लियर होगा। अब देखो फेजर जो हम बनवा रहे हैं ना, वो चीज़ बनवा रहे हैं जो तुमको एग्जाम में ड्रॉ करना होगा। बहुत लोग इसको सिंपल फेजर लेके भी बनाया है, सिंपल फेजर बनता है इसका एकदम आसान एक्सप्लेनेशन, लेकिन उसमें जाने से कोई फायदा नहीं है, एक्सप्लेन इससे भी हो जाएगा। लेकिन NCERT वाला जो जब भी एग्जाम में आता है ना फेजर बनाने, तो NCERT बुक में जो दिया हुआ वो वाला बनाना पड़ता है। हाँ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस NCERT वाला से ही सारा बात निकल के आता है, बाकी उससे भी आ जाता है, लेकिन NCERT वाला में जो दिया है वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी वही बनाना रहता है। तो तुम उसी समझ लो, कौन क्यों साइड बुक वाला बनाओगी, जो NCERT में दिया उसी को करो, ठीक है। तो यहाँ देखो फेजर में 2 एक्सिस लेते हैं हम लोग, सारा बात फेजर से ही समझ में आएगा, बिना फेजर के कुछ नहीं होगा। नहीं, इसके लिए नो वेव डायग्राम। वेव डायग्राम में तुम कम से कम कोई 2 चीज़ को रिप्रेजेंट करती हो, और यहाँ तो 3 एक साथ आ गया है, तो वेव डायग्राम से कुछ निकलेगा नहीं रिजल्ट, ठीक है, इसलिए वेव डायग्राम इसका नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। वेव डायग्राम सिर्फ हम लोग सेपरेटली उन तीनों के लिए बनाते हैं, सिर्फ वही 3 के लिए बनता है, और आगे जो भी सर्किट पढ़ते हैं उसमें कभी वेव नहीं बनाते, हमेशा फेजर फेजर फेजर, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ध्यान से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो नेट वोल्टेज है पूरे सर्किट का उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पूरे सर्किट का वोल्टेज क्या है? इसको लिख देंगे E, पूरे सर्किट का वोल्टेज E है ना, और पूरे सर्किट में करंट क्या है? I। और देखो I थोड़ा छोटा होता है, E बड़ा होता है। ये I और E क्या बता रहा है? इस एरो का लेंथ को नहीं बता रहा है ना, एम्पलीट्यूड को भी नहीं बता रहा है। एम्पलीट्यूड और लेंथ सेम चीज़ होता है, एरो का लेंथ बोलो या एरो का एम्पलीट्यूड सेम चीज़ होता है। ये E बता रहा है कि ये एरो EMF को डिनोट कर रहा है, और ये I बता रहा है ये एरो करंट को डिनोट कर रहा है। I0 जो होगा वो इसका एम्पलीट्यूड बताएगा, E0 जो होगा वो इसका एम्पलीट्यूड बताएगा। क्लियर है? और एम्पलीट्यूड और लेंथ ऑफ एरो सेम होता है बकलोल। अच्छा, इसका यहाँ पर ये ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ से एंगल कितना होगा? ओमेगा टी, और ये फेजर कंप्लीट, यही फेजर है। लेकिन हमको बाकी सारा क्वांटिटीज़ को भी दिखाना है। अच्छा, यहाँ पर हम किसको बड़ा माने हैं? VL को। अच्छा, तुम ये बताओ यार कि जब हम लोग बात करते हैं, अच्छा VL को बड़ा माने हैं, तो हम लोग जब बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट का, किसका बात करते हैं? तो इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? तो वोल्टेज कितना से लीड करता है? पाई बाई टू से लीड करता है। तो ये करंट है, तो करंट से कितना लीड करेगा? पाई/2। मतलब यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा ना यार, पाई/2। देखो यहाँ से पाई/2 दिख रहा है, यहाँ से पाई/2। तो ये वोल्टेज का ग्राफ हुआ। अच्छा, इसको बड़ा क्यों बना रहे? क्लियर है ना, बड़ा वाला क्यों? क्योंकि देखो ये एम्पलीट्यूड वोल्टेज का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बड़ा होता है, और करंट का एम्पलीट्यूड छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का वोल्टेज को हम क्या माने हैं? छोटा माने हैं। तो कैपेसिटर का वोल्टेज को हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? छोटा बनाएंगे। करंट के जितना छोटा नहीं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये देखो, ये वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, थोड़ा सा यहाँ तक लेते हैं। ये वोल्टेज ऑफ क्या हो गया? कैपेसिटर का वोल्टेज बनाए, ठीक। अच्छा, ये यहाँ क्यों बनाए हैं? क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो लैग करता है। बहुत लोग को ना सोचता है ना, बहुत लोग कि सर इसको छोटा किए हैं इसीलिए नीचे बनाए हैं, जो फेजर नहीं पढ़ा हुआ रहता है। बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है कि सर इसको क्योंकि छोटा कर दिए हैं इसीलिए इसको नीचे बनाए हैं। गलत है ये। तुम 3 सर्किट पढ़ी हो,
याद करो कैपेसिटिव वाला में इसको नीचे बनाए थे, तो नीचे बनाए थे, तो नीचे क्यों बनाए थे? क्योंकि वो लैग कर रहा था, इक्वेशन से लैग कर रहा था, इसलिए नीचे बनाया है। इसका वैल्यू छोटा है इसलिए थोड़ी नीचे बनाया है। वैल्यू छोटा है वो कैसे मालूम चल रहा है बताओ? एरो का लेंथ से, एरो का लेंथ कितना बड़ा है उससे मालूम चल रहा है कि वैल्यू छोटा है। किससे छोटा है वैल्यू? करंट से? नहीं, इससे कंपेयर करना, वीएल से। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वीएल, इसको भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है। तो ये तुम्हारा वीएल हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा वीएल हो गया, और ये वीसी हो गया। अब तुम देखो यार, फिजिक्स में तुम एक चीज़ छोटा सा पढ़ी होगी कि जब दो चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जैसे मान लो कि हमको इधर कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, एंजल प्रिया मान लो, और इधर 5 न्यूटन से पिंकी खींच रही है, तो हम किधर जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। इस तरफ क्यों जाएंगे? 10 न्यूटन की तरफ, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा फोर्स है। तो तुम लोग क्या किए, 10 में से, अच्छा जो मेरा रिजल्ट आएगा 10 से इधर, 5 से इधर, तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा? 5 बचेगा, और 5 इस तरफ आएगा? नहीं, 5 इस तरफ आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, और ये दोनों का डायरेक्शन भी कैसा है? अपोजिट। तो दोनों को माइनस करोगी, तो माइनस करके रिजल्ट इस तरफ लिखोगी, इधर लिखोगी बड़े वाले की तरफ। तो यानी कि ये तुम्हारा रिजल्ट हुआ, और इसको तुम क्या लिखोगे? VL माइनस VC। क्या ये VL माइनस VC इस एरो का लेंथ को डिनोट कर रहा है? ये बात क्लियर होगा तुम लोग को? ये VL माइनस VC इस एरो का लेंथ को डिनोट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये VL माइनस VC इस एरो को दिखा रहा है बस, कि भाई देखिए ये दोनों को माइनस करके ये एरो आया है। इसका लेंथ को कौन बताएगा तब? V नॉट L, V नॉट C, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा, V नॉट L, V नॉट C, यही अंतर है बाबू। देखो VL और V नॉट L में बहुत अंतर है। V नॉट L इस एरो का लेंथ यानी कि एम्पलीट्यूड को बताता है, VL तो बस बता रहा है कि ये इंडक्टर के लिए है। समझ गए ना, बात अलग अलग है दोनों। ठीक, V नॉट L उसका वैल्यू बताएगा कि देखिए इसका वैल्यू इतना है। अच्छा, ये माइनस हो गया, थोड़ा इस एरो को हम और झुकाना पसंद करेंगे तो अच्छा दिखेगा डायग्राम। सब सही है, बस एरो को थोड़ा सा और झुकाएंगे हम लोग, थोड़ा सा। हाँ, ये क्या हो गया? VL, और यहां कहीं पर क्या आएगा? VL माइनस VC। अब तुम बताओ कि यहां पर ये क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो बाबू, ये VC वाला पार्ट इतना को खा गया कि नहीं, इसको इससे माइनस कर रही हो। जैसे देखो, मान लो इधर हमको 10 न्यूटन से खींचा जा रहा था, देखो हम कैसे दिखाएं ये चीज़। 10 न्यूटन से हमको खींचा जा रहा है, और इधर कितना न्यूटन से? तो ये छोटा क्यों दिखाएं? क्योंकि 5 न्यूटन है। इधर बड़ा क्यों दिखाएं? क्योंकि 10 न्यूटन है। तो जब माइनस होगा और ये वाला खत्म हो जाएगा, हम 10 न्यूटन की तरफ चल जाएंगे ना, एंजल प्रिया की तरफ गिर जाएंगे उसके ऊपर। तो 10 न्यूटन की तरफ जब जाएंगे तो ये 10 न्यूटन कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि नहीं बताओ? क्यों ऐसा दिखेगा? क्योंकि 5 माइनस हो गया ना उसमें से, तो हम क्या 10 से चल जाएंगे उधर? ये समझना है, 5 से जाएंगे उधर, क्योंकि 5 तो इधर भी लग रहा है ना। हाँ, तो यही चीज़ है। इसका ये वाला कहाँ गया? तो ये VC को माइनस करने में खत्म हो गया, और ये बचा मेरे हाथ में। तो मेरे हाथ में ये बचा कि नहीं बताओ? ये क्या बचा है? VL और VC का रिजल्टेंट। VL और VC का रिजल्टेंट, ये 11th में तुम पढ़ी होगी। और तुम देखो, रिजल्टेंट जब भी निकालते हैं तो वेक्टर का निकालते हैं, इसीलिए इसको वेक्टर मान रहे हैं और इसको भी वेक्टर मान रहे हैं, क्योंकि रिजल्टेंट तो वेक्टर का ही निकलता है। ठीक है, तो यहाँ अगर तुम वेक्टर ना भी लगाओ तो चलेगा, कोई देखिए, तुम वो समझ गई है ना, वेक्टर मत लगाओ। ठीक, अब तुम देखो कि यहाँ पर एक तुमको ट्राइंगल दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, बढ़िया एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। क्या बोल रही हो? हाँ, अच्छा, यहाँ पर ना एक हम थोड़ा सा गलती कर दिए, छोटा सा। ये जो होगा ना, ये वोल्टेज ऑफ रजिस्टर होगा यार, ये गलती कर दी छोटा सा। ये वोल्टेज ऑफ रजिस्टर होगा, क्योंकि देखो करंट और वोल्टेज ऑफ रजिस्टर सेम फेज में होता है ना। फेजर में तो तुम तीनों को दिखाओगी ना, लड़ाई इन दोनों के बीच का है, तो लड़ाई इन दोनों के बीच का है। तो देखो, तुम याद करो यार, तुम पहला फेजर डायग्राम याद करो, हम कंफ्यूज नहीं कर रहे, क्लियर कर दे रहे। पहला फेजर डायग्राम जो तुम बनाए थे, सबसे पहला वाला, उसमें तुम याद करो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में था, और दोनों का फेजर खाली इतना ही बना था। याद करो, याद आ रहा है ऐसा कुछ? तुम जाके देख सकते हो कॉपी में पीछे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का फेजर ऐसा ही था, वोल्टेज ऐसे और करंट थोड़ा सा पीछे। याद नहीं आया क्या? तो ये हम गलती से यहाँ ई लिख दिए थे, और बोल भी दिए थे कि पूरे नहीं, ई पूरे सर्किट का नहीं होगा। ये तुम्हारा किसके लिए हुआ? प्योरली रेजिस्टिव के लिए। कौन पूरे सर्किट को? मतलब दिखाना है, वही तो दिखाना भी बता रहे हैं। पूरे सर्किट का वोल्टेज आएगा, लेकिन पूरे सर्किट का वोल्टेज कैसे आएगा? तीनों को मिला करके। तो ये अभी जो हमको मिला है, ये 2 का कॉम्बिनेशन मिला है, और इसका भी कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, तब ना पूरे सर्किट का वोल्टेज आएगा। समझो यार, अगर हमको पूरा सर्किट का वोल्टेज चाहिए तो वोल्टेज कितना पार्ट में बट रहा है? 3 पार्ट में। अच्छा, इन्हीं का केस क्यों ले रहे हैं, समझ रही हो कि नहीं? क्योंकि लड़ाई इनके बीच में है, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में लड़ाई है, रजिस्टर का कोई लड़ाई नहीं है। वो कैसे नहीं है, अभी तुमको फेजर से वो बात फील होगा कि रजिस्टर का लड़ाई कैसे नहीं है, वो बात फील हो जाएगा यहाँ पर से भी।
ठीक है, वो तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं, लड़ाई और ये सब, ठीक है। बाकी मुद्दा थोड़ा सा वो भी है, लेकिन हाँ फेजर से तुमको ये बात फील हो जाएगा कि रजिस्टर के बारे में हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे। बाकी उसका हम एक्सप्लेनेशन दे दिए कि क्यों नहीं बात करते हैं, क्योंकि हर सर्किट में रजिस्टर तो मौजूद होता ही होता है। अब तुम देखो यहाँ पर ध्यान से, ये वोल्टेज किसका हुआ, रजिस्टर का, और ये देखो करंट हुआ। और तुम चेक कर लो ये चीज़, करंट π/2 पीछे है, लेकिन करंट से π/2 पीछे किस केस में होता है, कैपेसिटर के केस में। करंट से π/2 आगे किस केस में होता है, इंडक्टर के केस में। सारा बात ठीक है। ये वोल्टेज किसका निकला है, ये दोनों का मिला करके नेट वोल्टेज, और ये किसका हुआ, ये रजिस्टर का हुआ। अब तुम देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, बोलोगे बीच में कैसे आएगा, देखो बता रहे हैं। ये तुम्हारा हुआ VL - VC, और ये तुम्हारा क्या हो गया, VR। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा, E। ये VL - VC, ये VL - VC, ये VR, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में। बोलोगे बीच में कहाँ आएगा भैया, बीच में कहाँ आएगा वो हम बताते हैं, और यहाँ ये इधर कैसे आ जाएगा वो हम समझाते हैं। देखो तुम ये बताओ कि ये वाला थोड़ा छोटा है एरो, ये वाला थोड़ा छोटा है एरो, और ये वाला एरो बड़ा है, ठीक है। अच्छा ये क्या चीज़ था, ये दोनों का रिजल्टेंट था। तो यहाँ एक ऐसे है और ये ऐसे है, इन दोनों का भी कुछ रिजल्ट होगा कि नहीं बताओ। जैसे हमको दो लोग ऐसे खींच रहा था, मान लो हमको एक जन ऐसे खींचने लगा, एक जन ऐसे खींचने लगा, तो हम किधर जाएंगे, इस वाले की तरफ, डायरेक्ट इधर चल जाएंगे, नहीं, हम कहीं बीच में जाएंगे। क्यों कहीं बीच में जाएंगे, समझ रही हो, क्योंकि वो लोग ऐसे से नहीं खींच रहा है बाबू, अब ऐसे खींच रहा है, ऐसे से खींच रहा है हमको। तो हम हो सकता है कि अगर इधर वाला ज़्यादा फोर्स लगेगा तो जाएंगे उसी की तरफ, लेकिन थोड़ा सा इधर होकर के कैमरा में चले जाएंगे भी। समझ में आया मेरी बात कि नहीं आया, कि नहीं आया, आ गया। तो अभी ऐसे ऐसे वाला मामला नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। यहाँ पर कुछ थीटा एंगल पे 180 नहीं बन रहा है, देखो ये 180 हुआ, लेकिन अभी ये लोग ऐसे है, तो हम जाएंगे मान लो इस तरफ, लेकिन थोड़ा सा इस तरफ होके, थोड़ा सा इस तरफ होके जाएंगे। समझ में आया ये बात मेरा, क्लियर है ना। तो यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा। इस एरो को थोड़ा और छोटा कर लो यार, तो बढ़िया ट्रायंगल बनेगा VR। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो बड़ा बनाओ छोटा बनाओ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस पैरेललोग्राम यहाँ पर बढ़िया दिखना चाहिए। तो ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बीच में, यानी कि कुछ ऐसा, और थोड़ा छोटा आएगा इस वाले से, है ना। ये तुम्हारा VR, हाँ बोलो। या हाँ, ऑब्वियसली VR बड़ा होगा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो है बड़ा होगा, क्योंकि रजिस्टर का रेजिस्टेंस हाई होता है ना। जनरली जो होता है रजिस्टर जो होता है उसका काम ही होता है करंट को रोकना, वो तो है ही करंट को रोकने वाला, तो इसका वोल्टेज तो हाई होगा ही। तो इसलिए अगर तुम वो चीज़ पूछ रही हो तो रजिस्टर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, इंडक्टर का उससे कम होगा, और कैपेसिटर का उससे कम। अब कैपेसिटर का उससे कम तो नहीं। देखो तुम जैसे बोलोगी कि रजिस्टर का सर काम है करंट को रोकना, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे हाई, मतलब उसमें वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा, ये बात क्लियर है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर में कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोनों में से किसी का ऐसा काम नहीं है कि कोई ये क्या बोलते हैं करंट को कम करना, दोनों में से किसी का ऐसा काम नहीं कि करंट को घटा दे, दोनों का काम अलग अलग है। एक का काम, ये इंडक्टर का काम होता है बैटरी को इंड्यूस करना, कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करना। तो इसलिए इन दोनों में लड़ाई हो। कैपेसिटर का तो मामला क्लियर है, ये सॉरी रजिस्टर का तो मामला क्लियर है, समझ में आया। अब तुम देखो फेजर से भी ये बात मालूम चल रहा होगा कि इसके बारे में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनका रिजल्टेंट आएगा तो अपने आप ये खड़ा रहेगा कि ले भाई मेरे बीच से निकाल ले। देखिए बात समझ में आया तुमको। देखो इन दोनों का मामला सेट हुआ, तो फिर इसका और इसका मिलकर एक रिजल्ट निकाल लेंगे। अब ये रिजल्टेंट वोल्टेज किसका है, पूरे सर्किट का। ये वोल्टेज जो आया ये पूरे सर्किट का आया। क्या तुमको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, हाँ पूरे सर्किट का हुआ ना ये जो रिजल्ट आया। अब बोलोगी पूरे सर्किट का कैसे है, क्योंकि बाबू इसको और इसको रिजॉल्व करके ये रिजल्टेंट निकालें, ठीक है। अच्छा अब तुम देखना हम बात करेंगे फेजर एंगल का, फाई। तो फेजर एंगल हम कहाँ बनाएंगे ये बात सोचना पड़ेगा। जो फेजर एंगल फाई होता है, फाई पहचानती हो कि नहीं, फाई का मतलब होता है फेजर एंगल। अब ये फेजर एंगल कहाँ से आ गया भाई, ये भी बताएंगे अभी हम। तो पहले एक काम करो, तुम ये डायग्राम बनाओ, फिर इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। तुम देखो ये वाला को हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ये वाला को यहाँ, वैसे ही कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बनाओ जल्दी से डायग्राम को, फेजर डायग्राम। इस वाले को ना अभी मत बनाना, ये जो तुम बनाई हो ना ये वाला, इसको अभी मत बनाना, बस तुम ये डायग्राम कंप्लीट करो, फिर हम बाद में ये जो एंगल उंगल वाला है मामला उसको समझाते हैं, ठीक है। अभी तुम खाली यहीं तक बनाओ, ये ओमेगा टी मत बनाना, बताएंगे ओमेगा टी के बारे, क्योंकि अभी बनाओ इसको जल्दी से। आगे हम ओमेगा टी और ये फेजर एंगल क्या है वो समझाएंगे। फेजर एंगल तो तुम जान रहे हो ना, फेजर डायग्राम जो बनाते हैं वहीं से आता है। तो ये फेजर एंगल का क्या इंपॉर्टेंस है वो सब बताएंगे। पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इसको इंडक्टिव सर्किट क्यों बोल रहे हैं। ये जो केस नंबर 1 है ना, इस केस नंबर 1 को हम इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। क्यों, कारण बताओ उसका सोच करके कि इसको इंडक्टिव सर्किट क्यों बोलते हैं। ये जो बनाए हैं डायग्राम, इसको इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। क्या है भाई, इंडक्टिव सर्किट क्यों बोलते हैं इसको। इसमें तो मतलब ये जो सर्किट तैयार हुआ है इसको इंडक्टिव बोलेंगे। क्यों, इसमें तो कैपेसिटर भी है, इसमें तो रजिस्टर भी है। अच्छा, इसको हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्यों नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर
तीनों का कॉम्बिनेशन है, इम्प्योर हो गया है ये, मतलब इसमें रजिस्टर भी आ गया है, कैपेसिटर भी आ गया है और इंडक्टर भी है। अब इसको इंडक्टिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम इंडक्टर का वोल्टेज को लीड करवाए हैं, बड़ा माने हैं, तो बड़ा माने हैं तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम रखेंगे इंडक्टिव सर्किट। तो कभी कभी बोलेगा कि डिस्कस द फेजर डायग्राम ऑफ इंडक्टिव सर्किट, तो ये फेजर डायग्राम बनाना है। अगर बोलेगा डिस्कस द फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, तो फिर अगला वाला जो हम डिस्कस करेंगे वीसी को बड़ा मानेंगे, वीएल को छोटा मानेंगे, उसके बारे। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया ईएमएफ। अच्छा, अब तुम देखो यहाँ पर एक फेजर एंगल दिख रहा है तुमको, फेजर एंगल कहाँ दिख रहा है वो बताएंगे हम। पहले ओमेगा टी के बारे में बात करते हैं। ओमेगा टी के बारे में डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा टी वो एंगल है जिसको हमको इस पूरा फेजर का रिजल्टेंट के साथ बनाना है। याद करो, अभी हम गलती किए थे स्टार्टिंग में, ये वाला ईएमएफ को यहाँ मान लिए थे, तो हम उसके साथ बना दिए थे ना ओमेगा टी। तो ओमेगा टी जो बनाना है वो रिजल्टेंट के साथ बनाना है, और हम यहाँ रिजल्टेंट समझ ले रहे थे, वो गलती कर रहे थे। हम सोचे थे वी आर नीचे बनेगा, तो वो गलती हुआ था। तो ओमेगा टी शुड बी विद द रिजल्टेंट। तो तुम ये बताओ यार, ये फेजर है क्या? देखो हम यहाँ पर छोटा सा बनाते हैं, ये फेजर है क्या, हम तुमको बना दे। देखो यहाँ पर बताते हैं, ये देखो, ये फेजर डायग्राम, तुमको स्टार्टिंग में भी यही बात हम बोले थे, ये फेजर है। फेजर यही है क्योंकि पूरे सर्किट का वोल्टेज ये ई है, तो पूरे सर्किट का वोल्टेज ये ई आया है ना, तो जो फेजर एंगल ओमेगा टी बनेगा वो किसके साथ बनेगा? इस वाले के साथ। तो कुछ यहां से शुरू होकर ये ओमेगा टी होगा, दिस विल बी ओमेगा टी, ना कि ये होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता तो ओमेगा टी सिर्फ यहां बनता है कि नहीं, बताओ। अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता तो ओमेगा टी किसके साथ बनता, बताओ। ओमेगा टी किसके साथ बनता अगर प्योरली इंडक्टिव होता तो? है किधर बनता? देखो हम तो इधर वोल्टेज को लीड करवा दिया ना। याद करो, जब तुम लोग को हम बनवाते थे तो वोल्टेज के साथ एंगल बनाते थे, तो ओमेगा टी उधर बना लो। देखो तुम पीछे वाला फेजर देख लेना, उससे तुमको क्लियर हो जाएगा कि ओमेगा टी जब प्योरली इंडक्टिव होगा तो कहाँ बनेगा वो, ठीक है। हाँ, तो अब ये ओमेगा टी यहाँ बना कैसे, वो समझ में आया? क्योंकि जो रिजल्टेंट, जो पूरे सर्किट का रिजल्टेंट वोल्टेज होता है उसके साथ वो बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेजर एंगल यहाँ पर ये क्या है, ये भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो फेजर एंगल का मतलब क्या बता रहा है यहाँ पर फेजर एंगल? फेजर एंगल ये बताता है कि जो ईएमएफ है, यानी कि जो रिजल्टेंट पूरे सर्किट का वोल्टेज है, वो इस वाले से कितना ऊपर है। किस वाले से? रजिस्टर वाले के वोल्टेज से कितना ऊपर है। तो कितना ऊपर है देखो, तो इतना ऊपर है 5। अब इससे तुम बोलोगे सर इधर से हम बना देंगे, इधर से भी तो सर देख सकते हैं। देखो इससे भी तो देख सकते हैं ना कितना इधर है। तो तुमको पता है कि जो एंगल है हमेशा हम लोग कैसा मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इधर से मेजर किया, और कोई कारण नहीं है। फाई को ऐसे बनाने का कोई कारण नहीं है, तुम इधर से कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग हमेशा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मैथ्स में मेजर करते हैं, इसलिए ऐसे बनाते हैं। अब तुम देखोगे ना बुक्स में, हम तुमको बताए थे वही चीज़ स्टार्ट करते वक्त कि बुक में डायग्राम को ऐसे बनाता है, तो वो भी सही, गलत थोड़ी है यार, वो भी ठीक है। तो इसको जब ऐसे बनाओगी तो ये वाला कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। सारा एक्सप्लेनेशन सेम होगा, बट एनसीईआरटी ऐसे बनाया है इसलिए तुमको हम ऐसे बता रहे हैं। बाकी हम तुमको सिंपल बता सकते थे, इसको ऐसे कर लो, ये वाला यहाँ आ जाएगा और बहुत सिंपल दिखता डायग्राम, ठीक है। तो उससे भी कर सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये ओमेगा टी यहाँ पर ये वाला है, देखो हम साफ साफ इंडिकेट किए, ये फाई यहाँ पर है। व्हाट इज फाई यहाँ पर क्या बता रहा है कि रिजल्टेंट कहाँ पे है, रिजल्टेंट कहाँ पे है उसके बारे में कौन बताता है? फाई। और कोई काम नहीं है फाई का, रिजल्टेंट किस तरफ है उसी को सिग्निफाई करना। चलो ये तुम लोग बना लियो डायग्राम। अब इस डायग्राम से बनने वाला जो रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इससे क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। तो तुमको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको शिफ्ट करेंगे ये वाले को पैरेलली। एग्जाम में अगर आया तो यही डायग्राम बनाना है। अच्छा तुम चाहो तो इसमें वेक्टर करंट में लगा सकती हो, इसमें भी वेक्टर लगा सकती हो, इसमें भी, ये सारे में वेक्टर लगा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन सारे में वेक्टर करंट में भी लगा सकती हो, इसमें भी लगा सकती हो, ये वाले में भी लगा सकती हो, इसमें भी लगा सकती हो, इसमें भी लगा सकती हो और इसमें भी लगा सकती हो। अब हम लोग सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वेक्टर लगाना नहीं लगाना तुम्हारे ऊपर है, नहीं भी लगाओगी तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अब हम लोग सिर्फ ये वाले डायग्राम को देखो बाहर निकालेंगे यहाँ से, तो हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम को बाहर निकालेंगे। पैरेललोग्राम भैया यहाँ पर कहाँ पर है? अब देखो बाबू, ये VL माइनस VC है, तो इसका हमको सिर्फ एम्पलीट्यूड का बात करना है कि ये एरो कितना बड़ा है। तो वहां पर क्या लिखेंगे हम? इसमें भी बहुत लोग पगला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना, हम अभी दूर करेंगे कंफ्यूजन। V0L माइनस V0C। देखो बाबू, हम अब ये नहीं बात करना चाहते हैं कि ये फेजर कैसा है, हम इसका यूज किस लिए करते हैं? ताकि फेजर डायग्राम बना पाए। फेजर तो बन गया, हम समझ गए कौन कहाँ है, क्या हो रहा है, लेकिन अब हमको निकालना है कि ये जो वोल्टेज का ये वैल्यू कितना है, ये एरो का जो वोल्टेज का वैल्यू निकल रहा है वो कितना है, ये जो ई बनाए हैं उसका वैल्यू कितना है। तो वैल्यू यानी एरो का लेंथ,
वोल्टेज है कितना वो निकालना है अब हमको। तो हमको कोई एरो, ये जो हम ये बना रहे हैं फेजर का वाला वेक्टर, उससे तो नहीं कर सकते ये चीज़ हमको उसका एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ये जो हम लिखे हैं ये क्या लिखे हैं, एम्पलीट्यूड वोल्टेज का। वैसे ही ये जो तुम्हारा रजिस्टर है उसका जो वोल्टेज है उसको हम क्या लिखेंगे, वी नॉट आर। और ये वाला जो है इसको तो ई ही लिखेंगे सिंपल, इसको ई नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। कि जरूरत है इसको ई नॉट लिखने की, जरूरत है इसको ई नॉट लिखने का। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, ई नॉट, ये यानी कि ये पूरा, इस पूरे के बीच में ई नॉट। और देखो इसको हम लोग यहाँ पर एंड पे क्यों लिखते हैं, उसका भी सिग्निफिकेंस है। ये वाला को यहाँ एंड पे लिखते हैं, इसको यहाँ एंड पे लिखें, इसको यहाँ एंड पे लिखें, ताकि ये बात समझा पाए कि ये सिर्फ इस एरो को बता रहा है कि ये किसका किसका एरो है। बाकी ये वाला को देखो यहाँ लिखे हैं बीच में, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड को बता रहा है, ये भी एम्पलीट्यूड को बता रहा है, ये भी एम्पलीट्यूड को। क्लियर है बात एकदम, ठीक। अब तुम देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम वही वाला जो था उसी को हम निकाले हैं बाहर। अच्छा, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, साफ साफ 90 डिग्री बन रहा था ना, यहाँ भी एंगल 90 डिग्री, और इसको तुम ऐसे कंबाइन करोगी तो यहाँ भी एंगल 90 डिग्री, और हर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो विच इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम लेकिन कहाँ बन रहा है, पैरेललोग्राम का तो तुम, हाँ ये तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो फिर पैरेललोग्राम कहाँ बन रही है, तो रेक्टेंगल बन रहा है यार, है पैरेललोग्राम तो कुछ ऐसा बनता था ना, ये तो पैरेललोग्राम नहीं बन रहा है, तो रेक्टेंगल बन रहा है? देखो तुम ये पढ़ी भी होगी ये छोटा क्लासेस में कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल बने, ये पैरेललोग्राम ही है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होता है, और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो तुम ये बचपन क्लासेस में पढ़ी भी होगी कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। समझी कि ये पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो भाई? हाँ, तो घबराने वाला चीज़ नहीं है। सर पैरेललोग्राम कहाँ बन रहा है भाई? अच्छा देखिए, ये वाला साइड को यहाँ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, इसको लिख सकते हैं हम लोग वी नॉट एल माइनस वी नॉट, कुछ ज़्यादा इधर हो गया, चलो यहाँ पर लिखते हैं वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। मतलब इस एरो को यहाँ शिफ्ट किए, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। बोलोगे ये वेक्टर कहाँ है, इसलिए तो यहाँ पर वेक्टर इसको माने थे, इसलिए तो वेक्टर माने थे ताकि पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ तक पहुँचा पाए। वो बात क्लियर है, ठीक। अब तुम यहाँ से देखो एक ट्राइंगल तुमको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं ओ माई गॉड ट्राइंगल। ओ माई गॉड, तो तुमको दिख रहा होगा ये ओ माई गॉड ट्राइंगल यहाँ बनाते हैं, ओ माई गॉड। अच्छा ये एंगल कितना होगा, देखो तो ये एंगल कितना होगा बताओ, ये एंगल कितना होगा? गलत, 60 कहाँ, कुछ भी भाई, फाई। ये एंगल देखो, ये वाला फाई, अरे यही फाई है ना, उसी को यहाँ बनाए हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं, देख लो। अरे ये वी एल है, वी एल वी एल वी एल वी एल, सो वी आर वी आर वी आर वी आर, तो ये वी आर का ही लाइन को यहाँ पर खींचे हैं, और ये वी आर से कितना एंगल बना रहा है, ई नॉट फाई, तो विच इज द फेजर एंगल। ओमेगा टी नहीं दिखाना है, ओमेगा टी सिर्फ फेजर डायग्राम को बनाते वक्त दिखाते हैं। यहाँ ओमेगा टी काहे बनाओगी भाई, क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, हाँ। अब तुमको यहाँ पर जो ओ माई गॉड ट्राइंगल दिख रहा होगा, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, और ये ई नॉट है, और ये वाला कितना है, वी नॉट आर, और ये है वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। अब इसी ओ माई गॉड ट्राइंगल को यूज़ करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि ये ई नॉट कितना होगा। और तुमको पता है उसको यूज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पीजीटी। पीजीटी मान ली पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो निकल जाएगा ना ये वाला। ठीक है, तो एक काम करो तुम लोग, ये दोनों डायग्राम्स बनाओ, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बनाओ, है ना। ये पैरेललोग्राम हम लोग निकाले बाहर, इसको बनाओ, फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, इन ट्राइंगल ओ माई गॉड। इस ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस है ना, तो यानी कि हम लिखेंगे ओ जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस जी एम, गुड मॉर्निंग स्क्वायर। ठीक है, तो ओ जी को लिखेंगे हम लोग ई नॉट स्क्वायर ओ माई गॉड, ओ माई गॉड क्या है, वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस ये वाला क्या है, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुम ऐसे भी कर सकते थे इसको, ई नॉट आर, ई नॉट एल, ई नॉट सी, वो भी चलेगा, और ये ई नॉट पूरे सर्किट का वोल्टेज। क्लियर है कि नहीं? और तुम ऐसे भी कर सकते हो, वी नॉट यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वी नॉट लिख लोगी तो वी नॉट पूरे सर्किट का हो जाएगा, और ये वी नॉट आर, वी नॉट एल, वी नॉट सी एक का। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो अब तुम यहाँ से अगर तुम बात करोगी अगर वी नॉट आर का, तो याद करो यार, तुमको हम स्टार्टिंग में इक्वेशन बनवाए थे, वी नॉट आर को आई नॉट आर लिखवाए थे फ्रॉम ओम्स लॉ, ये था। अच्छा, वी नॉट एल क्या था, आई नॉट एक्सएल, और एक और निकलवाए थे, वी नॉट सी क्या था, आई नॉट
एक्स सी। तो ये तीनों वैल्यूज़ को हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा ई नॉट को क्या डालोगी, एक मिनट, ई नॉट को क्या डालोगी, आई नॉट और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। जैसे देखो ये जब तुम वोल्टेज रेजिस्टर का निकाल रही हो तो उसका रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर का निकाल रही हो तो उसका रेजिस्टेंस एक्सएल, और जब कैपेसिटर का निकाल रही हो तो उसका रेजिस्टेंस एक्सी। अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, ये वोल्टेज किसका है, पूरे सर्किट का, ये करंट पूरे सर्किट का। तो क्या यहाँ पर आई नॉट हुआ, अच्छा तो इसको क्या लिखोगी, तो इसको एक नया सिंबल देना पड़ेगा जेड। नहीं नहीं वैसे थोड़ी, तो नहीं वैसे नहीं निकलेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस कैसे तुम डायरेक्टली जोड़ करके आंसर बताओगी, रेजिस्टेंस इज एडेड सिंपली। हाँ सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ दोगी, तो सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ती हो ना, क्या सीरीज में कैपेसिटर और इंडक्टर डायरेक्ट जुड़ जाता है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं ना। तो ये जेड क्या है, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट बताएंगे, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। व्हाट इज जेड, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। मतलब एक नया टर्म लाना पड़ा, तो ये मेरा जेड को हमको नया टर्म इंट्रोड्यूस करना मेरा मजबूरी है कि शौक है, मजबूरी है, क्योंकि बुरा जेड के तो कुछ हो नहीं सकता है। तो अब तुम देखना एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पर हम बनाते भी छोटा सा, चलो यहाँ पर बनाते हैं। देखो हम लोग जब ये बनाए थे, एक रजिस्टर लिए थे, फिर एक इंडक्टर लिए थे, उसके बाद क्या लिए थे बताओ, कैपेसिटर, और ये तुम्हारा ए सी भैया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा एक्सएल, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लोग इसका एक्सआर बोलता है, एक्सआर का है भाई, इसका तो रेजिस्टेंस ही तो बोलेगा कि सर्किट है मेरा, मेरा तो खून में रेजिस्टेंस है, मेरे रेजिस्टेंस को तुम मत नाम दो, मेरा पहले से, हम पहले से रेजिस्टेंस है, तुम लोग अपना अपना लेके आओ। अच्छा ये तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों का पूरा नेट रेजिस्टेंस क्या होगा जेड, ये तीनों रेजिस्टेंस को मिला के जो नेट रेजिस्टेंस को जेड, और इस जेड को हम लोग नाम देते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, जेड को हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। व्हाट इज इम्पीडेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। इंपीडेंस का डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, सारा चीज़ बताएंगे, पहले इस कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ से इंपीडेंस निकालते हैं कितना होगा। देखो तुम जब ये वाले को यहाँ डालोगी, तुम जब ये सारे इक्वेशंस को, ये सारा डब्बा वाला इक्वेशन को यहाँ डालोगी तो तुम्हारा जेड निकल जाएगा ना सॉल्व करके, ठीक है। चलो जेड निकाल के देखते हैं, तो इंपीडेंस कितना होता है, पहले इंपीडेंस को हम लोग डिफाइन करते हैं। आ जाओ यहाँ पर, ये वाला हम मिटा दें, ये सारा ये तो लिख ली थी तुम लोग, तो अभी हम लोग पहले इंपीडेंस को डिफाइन करेंगे। तुमको लिखना कैसे है इसको, पहले ये सारा लिखना है, उसके बाद इंपीडेंस का डेफिनेशन लिखना है। हम लिख रहे हैं यहाँ पर इंपीडेंस, नया हेडिंग आ गया मजबूरी में, मजबूरी में आया ना ये कि शौक से आया, नहीं मजबूरी में आया, क्योंकि हमको अगर आगे बढ़ना था तो बिना इंपीडेंस को डिफाइन किए काम नहीं होता, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस को एक कुछ अज्यूम करना पड़ता, तो उसको अज्यूम कर नाम दिया इंपीडेंस। अच्छा इंपीडेंस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस ही ना, जैसे एक्सएल एक्सी रेजिस्टेंस है वैसे इंपीडेंस भी रेजिस्टेंस है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा ओम, जैसे इसका ओम 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 ओम, तो इसका भी ओम, ठीक है। तो इंपीडेंस क्या होता है, द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट। अच्छा ये क्या बोलते हैं, द ऑब्स्ट्रक्शन offered in the path of flow of current। अरे तो यार वही काम कर रहा है ना ये जो रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टेंस के जैसा डिफिनेशन है कि नहीं बताओ इसका, रेजिस्टेंस का भी तो यही डिफिनेशन होता है जो इसका है। लेकिन ये चीज़ याद रखना है कि ये नेट रेजिस्टेंस है ना, या फिर इसको हम लोग एक और भी नाम लिखा रहता है बुक में, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव समझती हो, इस नेट रेजिस्टेंस को बुक में क्या लिखा रहेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव मतलब कि पूरा रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल मिला करके, लेकिन किस में ये हो रहा है, पूरा LCR में जो रेजिस्टेंस ऑफर। तो ये तुम्हारा इंपीडेंस का डेफिनेशन हुआ। अब इंपीडेंस का, अच्छा इसका SI यूनिट लिख लेते हैं, SI यूनिट से ही इसका सारा बात पता चल रहा है। SI यूनिट क्या होगा इसका, ओम, ठीक है। तो ये लिखो तुम लोग, फिर हम लोग ये सारा वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इसको 2, ये वाले को 3, इसको 4, और एक नया इक्वेशन मजबूरी में लाना पड़ा 5। तो हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3, 2, 4, 5 इन इक्वेशन 1, और फिर निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारा बात किसके अंदर चल रहा है अभी, जो भी डिस्कशन कर रहे हैं केस नंबर 1 के अंदर चल रहा है। केस नंबर 2 में क्या होगा, VC बड़ा होगा, VL छोटा होगा, और सारा कैलकुलेशन वैसे ही चाहिएगा, सिमिलर। फेजर लेकिन अलग बनेगा, फेजर अलग बनेगा, तो फेजर अभी हम डिस्कस करेंगे उसका। तो ये सारा वैल्यूज हम लोग डालेंगे 1 में, ठीक है। तो तुमको लिखना है पुटिंग दिस वैल्यूज
ऑफ इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन 1। ये सारा वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में डालो और रिजल्ट पाओ, वैल्यू डालो रिजल्ट पाओ, वैल्यू डालो रिजल्ट पाओ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर। तो ई नॉट स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे, आई नॉट जेड, यानी कि 5 को डालेंगे इसमें। तो आई नॉट जेड का होल स्क्वायर होगा बराबर, यहाँ पर वी नॉट आर कितना है, आई नॉट आर। तो वी नॉट आर को डालेंगे आई नॉट आर और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा वी नॉट। तो वी नॉट एल को डालेंगे हम आई नॉट एक्स एल, माइनस इसको डालेंगे आई नॉट एक्स सी वी नॉट की जगह पे। तो आई नॉट एक्स सी और उसका क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, या एक काम करो यार कि इसको स्क्वायर मत खोलो, इसका रूट ले लो, ये स्क्वायर को हटाओ और इसका रूट ले लो। ठीक है, अब तुम देखो आई नॉट सब में से कॉमन होगा है, इसमें से भी आई नॉट कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है ना तो डायरेक्ट तो आई नॉट कॉमन नहीं निकलेगा। तो हम समझा देते हैं इसको छोटा सा। देखो ये बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, सर यहाँ तो स्क्वायर था तो स्क्वायर खोलिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो आई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या बोली तुम, ये स्क्वायर रूट काट देने नहीं ना बोल रही हो बस। हाँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो ये ए है और ये बी है, ए और ये बी हो गया। तो ये आई नॉट इंटू आई नॉट क्या होगा, आई नॉट स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ। तो आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा एक्स सी। ठीक है, तो ये आई नॉट स्क्वायर बाहर जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो बता रहे हैं हम, यहाँ से भी देखो ये स्क्वायर खोलोगे तो यहाँ आई नॉट स्क्वायर होगा और यहाँ अंदर में क्या बचेगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आई नॉट स्क्वायर को सब में से बाहर ले लिए। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, आई नॉट जेड इज इक्वल्स टू रूट अंडर नहीं, ये स्क्वायर रूट कटा तो यहाँ आई नॉट होगा होल रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट तो खाली इसके लिए कटा है ना, बाकी इन पे तो रूट रहेगा ही, पता है ना ये चीज़ की नहीं। देखो स्क्वायर से रूट सिर्फ इसके लिए कटा है, इन पे तो अभी भी स्क्वायर लगा हुआ है तो इनसे थोड़ी कटा है, तो इन पे तो रूट लगेगा ही। ठीक है, तो ये आई नॉट आमने सामने कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ से इम्पिडेंस जेड कितना आया, ये समझ में आया कि नहीं आया ये वाला कैलकुलेशन, बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता है। तो इम्पिडेंस यहाँ से जेड आया रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये आया इम्पिडेंस। ये एक्सप्रेशन याद रखना है। अब देखो तुम इसमें रेजिस्टेंस भी, रजिस्टर का रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टर का भी रेजिस्टेंस आ गया और कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस आ गया, तीनों का रेजिस्टेंस आ गया। और ये जो हो गया तुम्हारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया पूरे सर्किट का, ये पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। तो तुमको ये Z का एक्सप्रेशन याद रखना है। ठीक है, तो ये सारा बात किसके अंदर था, केस नंबर 1 के अंदर। जब तुम केस 2 का बात करोगी, जब तुम केस का, अच्छा देखो इस केस नंबर 1 को एक और तरीके से, ये केस नंबर 1 का एक और नाम हो जाएगा। केस नंबर 1 का तुम क्या क्या नाम रखोगी, देखो एक तुम बोली थी कि VL बड़ा है और VC छोटा है, या इसका दूसरा नाम हो जाएगा XL बड़ा है और XC छोटा। देखो XL बड़ा है XC छोटा है, तो XL बड़ा आ गया XC छोटा हो गया। इसका अगला केस में क्या होगा, XC सामने आ जाएगा और XL पीछे आ जाएगा और बाकी सारा चीज़ सेम। हाँ सारा चीज़ सेम, लेकिन फेज़र अलग होगा, क्योंकि फेज़र डायग्राम में तुम VC को बड़ा दिखाओगी, VL को छोटा, तो अलग फेज़र बनेगा। चलो जल्दी से उसका हम फेज़र बना देते हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला केस का फेज़र, ये वाला मिटा दे इधर वाला, तो हम अब फेज़र बनाते हैं। और देखो केस नंबर 1 को अब ऐसे याद रखना है इस तरीके से, मतलब कि तुम्हारा XL XC भी छोटा बड़ा बोल सकता है। तो अब हम इधर एक फेज़र डायग्राम बनाते हैं तीसरे केस का, और तीसरे केस में जो सर्किट होगा उसको क्या नाम देंगे हम लोग, तीसरे केस में जो सर्किट होगा उसमें कैपेसिटर का वोल्टेज को बड़ा मानेंगे, यानी कि कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो केस नंबर 2 यार, सॉरी 3 कहाँ से, केस नंबर 2 माने इसमें क्या करेंगे, कैपेसिटर को बोलेंगे जा तू बड़ा हो जा, और VL को छोटा कर देंगे। और दूसरा इसी को और क्या बोलेंगे हम लोग कि XC बड़ा और XL छोटा। ठीक है, इस केस में क्या बनेगा फॉर्मूला, एक और हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को तुम ऐसे भी लिख सकती हो, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा।
तो अब देखो इसका फेज़र कैसा बनता है। अभी तुम ये VC को बड़ा भर रही हो, सारा चीज़ सेम होगा, सारा चीज़ सेम होगा यहाँ पर, बस छोटा सा चेंज आएगा कि तुम अब जो पैरेललोग्राम बनेगा वो उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। और कुछ कुछ है समझाने वाला बात भी, तो हम बता रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये जो वोल्टेज होगा ये किसका होगा, रजिस्टर का, और यहाँ पर किसका करंट होगा, करंट जो सारे पूरे सर्किट का है। अच्छा, यहाँ से ओमेगा टी हम लोग बनाएंगे नहीं, यहाँ से ओमेगा टी नहीं बनाना है, यहाँ पर हम लोग VL को छोटा मान रहे हैं, तो VL को छोटा मान लेंगे। देखो लेकिन अब बहुत लोग को देखो, जो लोग ऐसा भकलोल लोग बोल रहा था सर आप ये VL को छोटा ये VC को छोटा माने थे पिछले वाले केस में, VC को छोटा तो इसलिए नीचे बनाए थे, वो कारण नहीं है, क्योंकि VC लैग करता है, VC में वोल्टेज लैग करता है, इसलिए नीचे बनाए थे। अच्छा, VC का एम्पलीट्यूड बड़ा है इस बार, देखो बड़ा बनाएंगे इसको, ये VC हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों का रिजल्टेंट इसको और इसको माइनस करके कहाँ पर आएगा, यहाँ कहीं आएगा, क्या लिखेंगे इसको, VC माइनस VL, कोई दिक्कत। ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आया क्योंकि इस बार इसको बड़ा माने हम, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये देखो तुम कि ये कितना एंगल पीछे है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पीछे होता है ना करंट से, देखो 90 डिग्री करंट से पीछे होता है, ये बात क्लियर है ना। देखो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है ना VC, ठीक। अब तुम देखना ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा, कहीं बीच में, तो कहीं बीच में किधर आएगा, इधर कहीं, तो यानी कि यहाँ कहीं रिजल्टेंट आएगा। अच्छा, इसके तरफ तो नहीं आएगा ना, रिजल्टेंट जो है इसके तरफ तो नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा है बाबू और ये बड़ा है, तो जो बड़ा वाला है उसके तरफ रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट कैसे, कुछ ऐसा आएगा, पैरेललोग्राम बनना चाहिए, कुछ ऐसा रिजल्टेंट आएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ये E, ठीक है, ये E हुआ। अच्छा, ये E को हम लोग जो एंगल दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं, VR से दिखाते हैं, ठीक है। हाँ बोलो, ऊपर भी दिखा सकते हैं, वैसा कुछ भी बात नहीं है, तुम चाहो तो थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर कहीं पर भी बना सकते, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम थोड़ा सा ऊपर भी बना सकती हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इसको हम लोग, हालांकि पता है इसको थोड़ा सा ऊपर ही बनाना चाहिए, उसका कारण हम बता रहे हैं। ये देखो ये बहुत छोटा है ना और ये बहुत बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही आएगा, यानी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा होगा कि नहीं बताओ। तो पैरेललोग्राम नहीं दिख पाएगा ना, ज़्यादा ही उधर नहीं बनाना है, थोड़ा सा बेंड भी करना पड़ेगा उसको, यहीं कहीं तब ना पैरेललोग्राम बन पाएगा। पैरेललोग्राम नहीं बनेगा तो फिर जो लॉ ऑफ एडिशन है वो कहाँ से लगेगा इसमें, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम यहाँ नहीं बनेगा तब तो जो एडिशन वाला लॉ है वो लग नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें ओमेगा टी कहाँ होगा यार, इसमें ओमेगा टी कहाँ होगा बताओ, इसमें ओमेगा टी कहाँ होगा अगर हम लोग EMF बनाते हैं, किसको, हाँ क्या इको ओरिजिन से मतलब बोलो, बनाते हैं इको को ना, ये तुम्हारा हुआ ये, और इसका रिजल्टेंट अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखो जो एंगल मेजरमेंट होगा ना फाई, वो किसके लिए होगा, EMF के लिए, EMF के लिए मेजर होगा फेजर एंगल। तो हमको लगता है कि इसको हमको कहीं पर यहाँ पर बनाना चाहिए, तब जाके बढ़िया बैठेगा, कहीं यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये तुम्हारा देखो ये वाला यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देखो पैरेललोग्राम भी बन गया बढ़िया। देखो बात कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये एंगल क्या हो जाएगा इस बार, फेजर एंगल फाई, तो फेजर एंगल फाई बनेगा। अच्छा, यहाँ पर ये बताओ कि ओमेगा टी किससे बनाते हैं, जो इससे होता है EMF से, तो ये ओमेगा टी होगा कि नहीं बताओ, इस बार ये ओमेगा टी होगा। और फेजर एंगल कौन सा होगा, अरे देखो ये वाला, ये फेजर एंगल हो जाएगा, क्योंकि फेजर एंगल ये बताता है कि ये कितना ऊपर है या कितना नीचे है, तो ये झुक गया नीचे। और ये ओमेगा टी ये बताता है कि EMF कहाँ पर है, तो EMF यहाँ पर है कहीं पर। अब देखो तुम इसको यहाँ पर पैरेलली शिफ्ट करोगी, फिर यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ, यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा, ओ माय गॉड, जो बनाए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये ओमेगा टी थोड़ा ज़्यादा ही छोटा, इतना ही छोटा बनता है, हालांकि तुम जाके डायग्राम देख लेना, कहीं से भी देख लेना, इतना ही छोटा ओमेगा टी बनता है। क्यों छोटा बनता है, क्योंकि ये इस तरफ झुक गया। क्लियर है ये कि नहीं बताओ, सारा रिजल्ट सेम आएगा, बस ये आ जाएगा, ठीक है। ये फेजर हुआ तुम्हारा उस केस में, और ये ओमेगा टी हुआ, ये फाई हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन को हम लोग ऐसे बनाएंगे, देख लो डॉटेड लाइन, देख लो सब चीज़ क्लियर है कि नहीं, ठीक है। पैरेललोग्राम भी दिख रहा है, ये पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ चल जाएगा, सारा बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो ये फाई इज फेजर एंगल, ठीक है। चलो बाय, अब नेक्स्ट क्लास में तीसरा केस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।